वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये BA ऑनर्स का ही है। इसको शुरू करते हैं। राजपूत के उदय का आलोचनात्मक विवरण कीजिए। इसका आंसर है 9वीं 10वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में एक नए शासक वर्ग का उदय हुआ जो राजपूत कहलाया। मुख्यतः यह राजपूत राजवंश प्रतिहार साम्राज्य के अवशेषों से उभरे थे। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक उत्तरी पश्चिमी और मध्य भारत के एक बड़े क्षेत्र पर इनका राजनीतिक वर्चस्व बना रहा। उनके अधीन एक नई राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ और आर्थिक जीवन में भी नए लक्षण प्रकट हुआ। राजपूतों की उत्पत्ति के अनेक व्याख्याएं हैं। विभिन्न राजपूत शासकों के अभिलेखों, प्रशासकियों और दरबारियों कवियों की रचनाओं में दावा किया गया है कि राजपूत शासक प्राचीनकालीन क्षत्रियों के वंशज थे। इस क्रम में दो तथ्यों पर विचार आवश्यक है। संस्कृत के राजपुत्र राजपूत शब्द का उपयोग अर्थशास्त्र, हर्ष, चरित्र आदि में मिलता है, लेकिन यह व्यक्ति के संदर्भ में है, ना कि जाति के सामूहिक रूप से। इस शब्द के उपयोग में 8वीं शताब्दी में सिंध के इतिहास संबंधित रचना चचनामा में मिलता है। इसमें दाहिर की सेना में घुड़सवारों के विशेष दल की चर्चा मिलती है, जिन्हें अबनाए मुल्क राजाओं के पुत्र कहा गया है। राजपूतों की उत्पत्ति की व्याख्याएं अनेक हैं। इन्हें हम मुख्यतः 6 अवधारणाओं में बांट सकते हैं। विदेशी मूल की अवधारणा। कई इतिहासकार टोड कुकर राजपूतों के विदेशी आक्रमणकारियों, विशेषकर सिद्र के वंशकों के रूप में देखते हैं, क्योंकि इनके संस्कार और कर्मकांड एक दूसरे से काफ़ी मिलते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के काल में कई मध्य एशियाई जनजातियां और उत्तरी मध्य भारत के आकार बसी। पंजाब, राजस्थान और गंगाई घाटी के क्षेत्रों में इन्हें धीरे धीरे अपनी सत्ता दृढ़ कर ली। समय बीतने के साथ यह भारतीय समाज और धर्म का अंग बन गए और नए शासक वर्ग के रूप में उनकी पहचान बनी। यही राजपूत कहलाए। जनजातीय मूल की अवधारणा। गुप्त काल में आधुनिक राज्यों की समुद्रगुप्त द्वारा विजय की चर्चा से हमें परिचित है। परवर्ती काल में भी उसी प्रकार जनजातीय सरदारों को या अटीक राजाओं को पराजित करने और अधीन से शासक के रूप में बनाए रखने का क्रम चलता रहा। धीरे धीरे इन तीन शासकों एवं अधिकारियों ने अपनी सत्ता दृढ़ कर ली और स्वतंत्र शासक बन बैठे। इस क्रम में उन्हें भी शासक होने के लाभ क्षेत्रीय मान गया। चूँकि यह गैर आर्य मूल के थे, इसलिए इसके सुस्तीकरण और हिंदू समाज की उच्च जाति में अंगीकार करने के लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए गए होंगे। अग्निकुल का मृतिक संवाद जनजातीय शासकों के भी शूद्रीकरण और हिंदू समाज में विदित शासन वर्ग क्षेत्रीय जाति के रूप में स्वीकृति पाने की प्रक्रिया से जुड़ा है। गौड़, मील, मीना आदि इसी प्रकार राजपूत शासकों की श्रृंखला में शामिल हुए। क्षेत्रीय की मूल अवधारणा। इस संभावना को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि कुछ राजपूत राजवंश प्राचीन कालीन क्षेत्रीय शासकों के वंशज थे। इस विचार को गौरीशंकर ओडा ने प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि राजपूतों में प्रचलित रीति रिवाज और सामाजिक तौर तरीके प्राचीन कालीन क्षेत्रियों के समान थे। उनकी शारीरिक संरचना को भी ओझा ने क्षेत्रीय के अनुरूप बताया है। अनेक अभिलेखों और प्रस्तुतियों में भी विभिन्न राजवंशों ने अपने आप को पौराणिक सूर्यवंशी और चंद्रवंशी शासकों के साथ संबंधित सिद्ध किया है। इस विचार की पुष्टि में कठिनाई ये है कि प्राचीन सूर्यवंशी या चंद्रवंशी राजवंशों से संबंधों के दावे के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं उपलब्ध होता है। मिश्रित मूल की अवधारणा। कई इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत शासक वर्ग में
सभी प्रकार की जातियाँ शामिल थी। इनमें से कुछ विदेशी मूल की थी, कुछ प्राचीन क्षत्रिय और ब्राह्मणों से संबंधित थी और कुछ का मूल जनजातियों से जुड़ा हुआ था। अपने भिन्न मूल्यों के बावजूद इनकी एक सामूहिक पहचान शासक वर्ग के रूप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक बन चुकी थी। अंत इन्हें राजपूत राजाओं के पुत्र की संज्ञा दी गई और जाति प्रथा में क्षेत्रियों को समतुल्य स्थान दिया गया। इस शासन वर्ग की कुछ अपनी परंपराएं थी और कुछ अपने दायित्व थे। सगोत्रीय संबंध इनमें बड़े घनिष्ठ थे। भू अनुदानों में भी सगोत्रीय संबंधों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसमें योद्धा प्रवृत्ति काफ़ी प्रबल थी। पूर्णकालीन शासकों की भांति इन्होंने भी संस्कृत क्रियाकलापों को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार एक नवीन व्यवस्था इनके अधीन विकसित हुई। अंत 10वीं से 12वीं शताब्दी का काल उत्तरी भारत के इतिहास में एक नए युग, राजपूत युग का दायित्व तक था। जातियों की गतिशीलता की अवधारणा। पूर्ण मध्यकाल का आरंभिक चरण अस्थिरता और परिवर्तनों का काल था। इस काल में जाति प्रथा में भी परिवर्तन आए। इसके अतिरिक्त पूर्ण काल में जिन ब्राह्मणों में भूदान किए गए थे उनमें से कई एक ने स्वतंत्र शासकों के तौर पर सत्ता ग्रहण कर ली। अंत वन व्यवस्था के रूप में उन्हें भी क्षेत्रीय की स्थिति प्राप्त हुई। ब्राह्मण क्षत्र का शब्द इसी प्रसंग में प्रयोग में आया है। अंत अब हम पाते हैं कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच कई ब्राह्मण तो कई गैर आर्य जनजातियों के प्रधान शासक वर्ग के रूप में सामने आए। जाति स्थिति में यह परिवर्तन उत्कर्षण या अपकर्षण एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही समाज में स्थापित हो सकता था, ताकि वन व्यवस्था की मौलिक संरचना परिवर्तित ना हो जाए। इसलिए शासक वर्ग में प्रवेश करने वाली इन जातियों को भी क्षेत्रीय माना गया। अग्निकुल का मृतिक। हर्ष चरित्र में चर्चा मिलती है कि आबू पर्वत के निकट ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। इसके कारणों से संबंध में दो विवरण मिलते हैं। एक तो यह है कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ की कामधेनु गाय को ले लिया था। इसकी वापसी के लिए वशिष्ठ ने यज्ञ का अनुष्ठान किया और इस यज्ञ अग्नि से प्रकट हुए योद्धा ने कामधेनु की वापसी में वशिष्ठ की मदद की। वशिष्ठ ने प्रसन्न होकर उस योद्धा को परमार प्रतिहार की उपाधि दी। इस योद्धा की संतान राजपूत कहलाए। दूसरा विवरण ये है कि विश्वामित्र अग्निसेन एवं अन्य ऋषियों द्वारा आयोजित यज्ञ अनुष्ठान में राक्षस बंधा हुआ बाधा पहुंचा रहे थे। अंत उन्होंने और अन्य ऋषियों ने देवताओं से मदद मांगी। इस फलस्वरूप 4 योद्धा अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। इन 4 योद्धाओं से अपना मूल जोड़ते हैं प्रतिहार, चौहान, चहमान, परमार, पावर और सोलंकी चालुक्य। अग्निकुंड का ये मृतिक इस ओर भी संकेत करता है कि विदेशी या जनजातीय मूल के शासकों को हिंदू समाज में स्वीकृति और सम्मान पाने के लिए शुद्धिकरण की किसी प्रतिक्रिया यज्ञ से गुजरना पड़ा होगा। इसी शुद्धिकरण की चर्चा अग्निकुल के मृतिक का अधिकार बनी। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों ने नए कई सिद्धांत का उल्लेख किया है। श्री कर्नल जेम्स टॉन द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी मूल की थी। इनके अनुसार राजपूत कुषाण, संघ और हुनु के वंशज थे। इसके अनुसार चूँकि राजपूत अग्नि की पूजा किया करते थे और सही कार्य कुषाण और संघ भी करते थे, इसी कारण से इनकी उत्पत्ति संघों और कुषाणों से लाई जाती है। इसी तरह दूसरे सिद्धांत के अनुसार राजपूतों को किसी भी विदेशी मूल से संबंधित नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें क्षेत्रीय जाति से संबंधित किया जाता है। इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि चूँकि उनके द्वारा अग्निकुल की पूजा की जाती थी, जो कि आर्यों के द्वारा भी संपादित किया जाता था, अंत राजपूतों की
उत्पत्ति भारतीय मूल की थी। तीसरे सिद्धांत के अनुसार राजपूत आर्य और विदेशी दोनों के वंशज थे। उनके अंदर दोनों ही जातियों का मिश्रण सम्मिलित था। चौथा सिद्धांत अग्निकुल सिद्धांत से संबंधित है। चंद वाहरदाई द्वारा 12वीं शताब्दी के अंत में रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो ने चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार, चमान तथा परमार राजपूतों की उत्पत्ति बाबू पर्वत के अग्निकुंड से बतलाई है। किंतु इसी ग्रंथ में एक अन्य स्थल पर इन्हीं राजपूतों को रवि राशि जाधववासी वंशी कहा गया है। राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी सिद्धांत का विरोध करने वाले विद्वानों में प्रमुख विद्वान हैं गौरीशंकर, हरिश्चंद्र ओझा तथा सीवी वैद्य। इन विद्वानों के अनुसार राजपूत विशुद्ध जाति क्षेत्रियों की ही संतान थे, जिसमें विदेशी रथ का मिश्रण बिल्कुल भी नहीं था। इन विद्वानों के प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। टोन ने राजपूत तथा सीतियन जातियों में इन समाधान प्रथाओं का संकेत किया है। वह कल्पना पर आधारित है। ये सभी प्रथाएं भारत के प्राचीन क्षेत्रीय जाति में देखी जा सकती है। कुक्र के निर्कस की पुष्टि सभी ऐतिहासिक साक्ष्य से मिलती से नहीं होती है। ये विचार कोरी कल्पना की उपज है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि खजर नामक किसी जाति ने कभी भी भारत के ऊपर आक्रमण किया हो। भारतीय अथवा विदेशी किसी भी साक्ष्य में जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। पृथ्वीराज रसों में वर्णित अग्निकुल की कथा ऐतिहासिक नहीं लगती। इस कथा का उल्लेख रासों की प्राचीन पांडुलिपियों में नहीं मिलता है। इस प्रकार विदेशी उत्पत्ति का मत कल्पना पर आधारित है। ठोस तथ्यों पर कम राजपूत शब्द वस्तुत राजपुत्र का ही अभ्रस है। इसका प्रयोग भारतीय ग्रंथों में इस प्रकार विदेशी उत्पत्ति का मत कल्पना पर आधारित है। ठोस तथ्यों पर कम राजपूत शब्द वस्तु राजपुत्र का ही अभ्रस है, जिसका प्रयोग भारतीय ग्रंथों में क्षेत्रीय जाति के लिए हुआ है। पर पाणिनि की अष्टधाति के में राजपुत्र शब्द का प्रयोग राजन्य अथवा राक्षस के रूप में हुआ। महाभारत के विभिन्न अस्त्र शस्त्र चलाने वाले को राजपूत कहा गया है। 8वीं शताब्दी के लेखक भावभूति के कौशल्य को राजपुत्री कहा गया। उत्तर मध्यकालीन साहित्य में भी राजपूत शब्द का प्रयोग क्षेत्रीय जाति के लिए किया गया है। कहन के राजतरंगिणी में शाही परिवारों के उत्तराधिकारी को राजपुत्र की संज्ञा प्रदान की गई है। ऐसा प्रतीक होता है कि तुलकों द्वारा पराजित हो जाने के बाद राजपुत्रों की राजनीतिक प्रतिष्ठा समाप्त हो गई है तथा तुलकों ने अपमान स्वरूप उन्हें राजपूत कहना आरंभ कर दिया। कलातंत्र में यही नाम लोक प्रचलित हो गया। अंत इन विद्वानों के अनुसार राजपूतों को वैदिक शास्त्रियों की संतान मानना चाहिए। बच्चों ये प्रश्न पूरा हुआ। हम आपको लिंक नेक्स्ट प्रश्न में वीडियो चले। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।